दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसे रहस्य जो वैज्ञानिकों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब अगर इनका जवाब गूगल पर भी ना मिले तो समझ लो केस हैवी है। तो छोड़ो टेंशन, लगाओ सीट बेल्ट और चलते हैं एक थ्रिलिंग सफर पर जहां क्वेश्चन ज्यादा हैं और जवाब अब तक पेंडिंग है। These are 20 unexplained mysteries that continue to confound scientists to this day. नंबर 20 ब्लैक होल्स। अब शायद आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं ब्लैक होल से शुरुआत करूंगा और आपने सोचा था कि मैं साइंटिफिक स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। बट इंस्टेड आई एम गोइंग अप टू द स्टार्स, जहां बहुत मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि उसके जवाब क्या है। एक क्यूरियोसिटी है ब्लैक होल्स और ज्यादातर आप इससे काफी कुछ जानते ही होंगे। ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं और आमतौर पे स्पेस में बनते हैं। मोस्ट टाइम्स दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ स्टार ऑफ इम्प्रेसिव साइज या किसी स्पेसिफिक टाइप का तारा मरता है, पर दूसरे गैस बॉल की तरह चमकने के बजाय वो समटाइम्स अपने कोर की ओर इम्प्लोड कर जाता है। वो इम्प्लोजन इतनी ग्रेविटी पैदा करता है जिससे ब्लैक होल बन जाता है। ग्रेविटी इज द की एलिमेंट ऑफ फोर्स हियर दैट मेक्स अ ब्लैक होल। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकता, इंक्लूडिंग लाइट। इसी वजह से ये पिच ब्लैक दिखते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली होल शेप्ड, लेकिन ये बस एक छोटी सी डिटेल है। ग्रेविटी ही वो सबसे बड़ा रहस्य है उस एंटिटी के बारे में। व्हाट हैपेंस जब आप एक्चुअली इसके अंदर जाएं। ऑब्जर्व्ड इंटरैक्शंस वाया सैटेलाइट प्रोब्स एंड टेलीस्कोप्स से पता चला कि ब्लैक होल लिटरली आपको सिंगुलैरिटी की ओर स्ट्रिंग कर सकता है, जहां सारी मैटर फनल होती है। लेकिन एक्चुअली वहां पहुंचने पे कैसा लगता होगा? ब्लैक होल इतनी मास को कैसे होल्ड कर सकता है? और अगर आप इसके थ्रू निकल जाएं तो क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता, ना तो कुछ हिस्सा में और ना ही पूरी तरह से। The most popular theory, which sci-fi shows like Star Trek have loved to discuss, is कि singularities worm holes बना सकते हैं, जिससे हम गैलेक्सी और यूनिवर्स में तेज गति से ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 19, द डायट-लॉग पास इंसिडेंट। अब साइंस फिक्शन से हट के आप कुछ बहुत ही ग्रेम और डिप्रेसिंग बातें करते हैं। ये है डायट-लॉग पास इंसिडेंट। 1959 में एक ग्रुप हाइकर्स यूरल माउंटेन्स के एक पास से ट्रैक कर रहा था और फिर कुछ हुआ, कुछ बेहद बुरा। ऑल 9 मेंबर्स पेरिश्ड। जब उन्हें रीडिस्कवर किया गया तो वो सभी मिस्टीरियस स्टेट्स में थे। डायट-लॉ, जिसकी उम्र 23 साल थी, वाज द ग्रुप लीडर एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हाइकर, और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्या घटने वाला है। बॉडीज अलग-अलग पोजेस में, अलग-अलग क्लोथिंग कंडीशंस में, और कई बार उनकी कॉज ऑफ डेथ भी अलग थी। वास्तव में ये एक सच्चा कनंड्रम था। कुछ थियरीज हैं, एनिमल्स, हाइपोथर्मिया, एवलांच और भी, लेकिन कोई भी अभी तक पूरी तरह वेरीफाइड नहीं हुआ है। नंबर 18, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे साइंटिस्ट कई सालों से डिबेट करते आ रहे हैं, और इन बहुत गहरे डिस्कशंस में कई क्यूरियस प्रश्न उभरते हैं। उनमें से एक सबसे प्रोफाउंड एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स साइंटिस्ट्स और स्टोरी टेलर्स दोनों ने सोचा था यूं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ग्रैंडफादर से इतना नफरत करते हैं कि आप इतिहास से उसे मिटाना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वैसा ना हो जैसा हुआ। तो आप टाइम ट्रैवल करते हैं, पास्ट में जाते हैं और आपके ग्रैंडफादर को उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने से पहले ही रोक देते हैं, और इस तरह से यू एंड योर फैमिली कभी पैदा नहीं हुए और आप भी टाइमलाइन से इरेज हो जाते हैं। ये आसान लगता है, लेकिन आप पास्ट और फ्यूचर दोनों में एग्जिस्ट किए बिना टाइम ट्रैवल करके ग्रैंडफादर को मार नहीं सकते। आपको पहले पास्ट में और बाद में फ्यूचर में होना जरूरी है ताकि आप ग्रैंडफादर को किल कर सकें। तो पैराडॉक्स यहीं शुरू हो जाता है। आप द किलर का एग्जिस्टेंस जरूरी था कि आपने डीड किया, लेकिन आपने ग्रैंडफादर को पहले ही मार दिया, जो लॉजिकली इम्पॉसिबल है, और फिर लूप शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पैराडॉक्स सच हो जाए तो क्या होगा, किसी को नहीं पता। दो इफ यू वॉच अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3, इन्हें इसका उत्तर बताया गया है। टाइम इटसेल्फ वुड वाइप आउट रियलिटी एंड देन एवरीथिंग वुड बी ओवर। नंबर 17, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। अब स्पेस की ओर फिर से चलते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा एक्साइटिंग और दिमाग घुमाने वाला। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या FRBs आ रहे हैं पूरे कॉस्मोस से। उनके पास कई दिन तक सूरज से ज्यादा पावर होती है, और फिर भी हमें नहीं पता कि ये कैसे पैदा हुए।
साइंटिस्ट्स इनके ओरिजिन्स को हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेसेस से जोड़ते हैं। हम जानते हैं यूनिवर्स की इनिशियल कंडीशन, जो कि एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ये हमारी मदद कम ही करते हैं। प्लस ये सिग्नल्स ज्यादा टाइम तक नहीं टिकते, 3 सेकेंड्स एट मैक्सिमम, कभी कभी सिर्फ मिली सेकेंड्स तक। जब ये रीच करते हैं अर्थ तक, तो सिग्नल इतना वीक होता है कि मून से सेलफोन कॉलिंग जितना भी नहीं होता। साफ है कि स्पेस हम सबको गेसिंग मोड में रखता है। नंबर 16, द पोमहेस्की क्रेटर। अब एक बार फिर से अर्थ पे आते हैं। पोमहेस्की क्रेटर, जो कि साइबेरिया में है, ये एक बड़ा माउंड है शैटर्ड लाइमस्टोन ब्लॉक्स का, पदम हाईलैंड्स की ढलानों पर, सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट एरिया। इसके डायमेंशंस भी इंप्रेसिव हैं। डायमीटर लगभग 160 मीटर और हाइट 40 मीटर, जो इसे एक यूनिक मौजूदा स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा इंडेंट भी है। इसकी नजरती वजह से ही ये मिस्टीरियस है, लेकिन इसके ओरिजिन्स इसके बारे में बहस पैदा करते हैं। इट एलिजेडली ओनली 300 साल पुराना है, जियोलॉजिकली कोई लंबा समय नहीं है, लेकिन फिर भी इसका निर्माण कैसे हुआ? मीटियोराइट इंपैक्ट से, वोल्केनिक इरप्शन से, या किसी ऐसी प्रोसेस से जिसे हम नहीं समझ पा रहे? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। नंबर 15, द ग्रेट अट्रैक्टर। अब मैं फिर से स्पेस की ओर जाता हूं, क्योंकि द ग्रेट अट्रैक्टर हमारी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का सेंटर माना गया है। अगर ध्यान दें, हमारी सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है और वो गैलेक्सी एक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये सुपर क्लस्टर्स यूनिवर्स का बनता हिस्सा है। यहाँ स्केल बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यही है कि ग्रेट अट्रैक्टर क्या है और कैसे ये इतना ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा कर सकता है कि सभी आसपास की गैलेक्सीज उसकी ओर खींची जा रही हैं। यानी जिस तरह धरती सूर्य की ओर घूमती है, उसी तरह करोड़ों गैलेक्सीज ग्रेट अट्रैक्टर की ओर रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन उससे किसी तरह की डायरेक्ट इमेजिंग अटेम्प्ट्स कई बार ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, क्योंकि बीच में मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी हम फेयरली कॉन्फिडेंट हैं कि ये मौजूद है, लेकिन इसे अभी तक देख नहीं पाए, और ये चीज साइंटिस्ट के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। नंबर 14, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। अब बताया था कि स्पेस में इतने कुछ घटित हो रहा है जो हमें प्रभावित करता है, लेकिन हम बहुत कुछ समझ ही नहीं पाए कि कैसे या क्यों हो रहा है। अब इसमें और ट्विस्ट्स आते हैं, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। संक्षेप में, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका बड़ी भूमिका है यूनिवर्स के फॉर्मेशन में, और शायद अभी भी पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन कैच ये है कि हम उनका कोई प्रूफ नहीं रखती, किसी भी तरह से देखने का मेथड अभी तक नहीं मिला। तो ये सच में केवल थियोरेटिकल हैं और कुछ नहीं। ये सवाल उठता है कि प्रूफ नहीं तो क्यों माना जाता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं? ये ग्रेविटी के बिहेवियर और यूनिवर्स में मैटर की मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। कुछ साइंटिफिक एस्टिमेट्स कहते हैं कि यूनिवर्स में मूवमेंट ग्रेविटेशनली काम नहीं करता अनलेस वहां और मैटर हो। इसलिए माना जाता है कि डार्क मैटर को शामिल किया जाए, जो कि दिखता नहीं लेकिन मौजूद होता है। हम जानते हैं कि कई लोग साइंटिफिक रिसर्च समर्पित कर चुके हैं इसे खोजने में, लेकिन डार्क एनर्जी भी शायद एक अनफाउंड सोर्स है, जो हो सकता है यूनिवर्स की एक्सपेंशन के पीछे हो और कुछ गैलेक्सीज के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। कुछ अनुमान तो ये भी लगाते हैं कि 68% ऑफ द यूनिवर्सेस एनर्जी डार्क एनर्जी ही हो सकती है। नंबर 13, द मिस्ट्री ऑफ स्लीप। हमारे शरीर खुद में एक रहस्य है मेनी एस्पेक्ट्स में, जिसमें इवोल्यूशन भी शामिल है, खासकर अन्य एनिमल्स के मुकाबले। अगर हम अपने शरीर के सबसे उत्तेजक रहस्यों की बात करें, तो संभवतः स्लीप सबसे ऊपर हो, क्योंकि ये किसी के लिए बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि हमने इसे क्यों जरूरत महसूस की। तुम्हें बताया जाएगा कि स्लीप जरूरी होती है शरीर को रेस्ट देने के लिए और माइंड को रेस्टोर करने के लिए डेली काम के बाद, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रीम व्हाटएवर यू वांट, यू आर गोइंग टू स्टे इन बेड। ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि लोग कितनी नींद लेते हैं। हर ह्यूमन का स्लीप पैटर्न अलग अलग होता है। कुछ लोग मिनिमल आवर्स में टिक जाते हैं, कुछ पूरा एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं। वास्तविक रहस्य ये है कि स्लीप न्यू ह्यूमंस वर्सेस अदर क्रीचर्स में कैसे काम करता है और कैसे इवोल्यूशन ने हमारे अंदर स्लीप की जरूरत पैदा की, जबकि बाकी क्रीचर्स में बहुत डिफरेंट पैटर्न्स हैं। हाइबरनेशन एक परफेक्ट एग्जांपल है। बेयर्स जैसे क्रीचर्स कई महीनों तक रेस्ट करते रहते हैं और फिर स्प्रिंग में एक्टिव होते हैं, लेकिन ह्यूमंस को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ह्यूमंस को लगभग 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, पर जब लोग छोटे होते हैं तो ज्यादा चाहिए,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्लीप की जरूरत कम हो जाती है। ये सच में एक बड़ा कनंड्रम है और तब तक सॉल्व नहीं होने वाला जब तक हमारे शरीर के सारे मिस्ट्रीज का जवाब न मिल जाए। नंबर 12, द ब्लू। अब हम जाएंगे ओशन की गहराइयों में, द ब्लूप। ये साउंड 1997 में साउथ पैसिफिक ओशन में एक स्पेशल हाइड्रोफोन एरे से रिकॉर्ड किया गया था जो अकूस्टिक इवेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। बहुत लोगों ने इसके बारे में डिबेट करना शुरू कर दिया कि ये क्या था और क्या नहीं। शुरुआत में सबसे प्राइम सस्पेक्ट एक ओशन एनिमल जैसे व्हेल को माना गया क्योंकि उनकी आवाज दूर तक जाती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग कहने लगे कि ये आइसबर्ग्स या ग्लेशियर्स दोबारा शिफ्टिंग या आइस केविंग की आवाज हो सकती है। ये दोनों प्लॉजिबल थे लेकिन कभी साबित नहीं हुए। इसीलिए ब्लूप आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ ने अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्ड किया और कहा कि ये आज तक कुछ भी रिकॉर्ड किया हुआ सबसे ज्यादा लाउड था। 3000 किलोमीटर दूर से भी डिटेक्ट किया गया था। Steady, 208. Very well. साउंड पैटर्न एक लिविंग क्रीचर जैसा था, लेकिन एक ऐसी क्रीचर जितनी विशाल हम जानते नहीं कि एग्जिस्ट भी करती हैं। मोबी डिक जितना भी नहीं, कुछ उससे भी बड़ा। पीपल मीम्स बनाकर फंग हो गए। जायंट स्क्विड और काइजू जैसी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आईं। अगर ये क्रीचर होती तो इतनी बड़ी होती कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर होती। Even coordinates pointed to places near where Lovecraft had placed mythical sunken cities. लेकिन साइंटिफिक फॉलोअप में, और ये सबसे ब्यूटीफुली मंडेन कंक्लूजन था, बाय 2012 नोआ ने कंक्लूड किया कि ये क्रीचर नहीं था बल्कि सबसे लाइकली आइसबर्ग क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग की आवाज थी। आइस क्वेक्स एज दे आर नोन कैन प्रोड्यूस साउंड्स जितनी पावरफुल और वियर्ड रिकॉर्डिंग्स जैसी थी उस दिन। नंबर 11, द वॉइनिश मैन्युस्क्रिप्ट। द वॉइनिश मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक है जिसे 15th सेंचुरी में लिखा गया था। ऑथर कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन पूरा मिस्ट्री इससे नहीं है। जो चीज असली पजल बनाती है वो है कि इस बुक का टेक्स्ट पूरी तरह अनरीडेबल है। ये इसलिए क्योंकि लेखक ने इसे इतनी सीक्रेटिव तौर पे लिखा था कि सिर्फ वही कोडेक्स या ट्रांसलेशन साइफर रखने वाला ही समझ पाए, बट कोडेक्स की भी किसी को मालूम नहीं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने सेंचुरी से क्रिप्टोग्राफर्स, कोड क्रैकर्स, लिंग्विस्ट्स और एआई मॉडल्स तक को डराया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव सॉल्यूशन नहीं निकला। बुक में करीब 240 हैंड रिटन पेजेस हैं एक अननोन स्क्रिप्ट में, जिसमें ऐसे इलस्ट्रेशंस हैं, प्लांट्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स जो लाइन अप नहीं होते, और नेकेड वुमेन बेथिंग इन ग्रीन लिक्विड जो एल्केमी या प्लम्बिंग जैसी दिखती हैं। लेकिन हम इलस्ट्रेशंस देखकर गेस कर सकते हैं कि किताब किस बारे में हो सकती है। वॉइनिश मैन्युस्क्रिप्ट नाम उसके रेयर बुक डीलर के नाम पर पड़ा जिसने उसे 1912 में डिस्कवर किया था। वो वेलम कागज कार्बन डेटिंग बताती है कि ये 1400s का है। इंक, राइटिंग टूल्स, स्टाइल सब उसी एरा से मेल खाते हैं, लेकिन लैंग्वेज पूरी तरह अनडिसाइफरेबल है। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स फ्रॉम बोथ वर्ल्ड वॉर से लेकर मॉडर्न एआई तक ने सबने कोशिश की, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। नंबर 10, द यूनिवर्स इज एंटी मैटर। अब कंफ्यूजन को डार्क मैटर से ना कंफ्यूज करें। एंटी मैटर मैटर का पूरा उल्टा है। मायने ये है कि दोनों जब मिलते हैं तो अनाहिलेशन हो जाता है, अचानक दोनों खत्म हो जाते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर बैलेंस्ड होते तो माना जाता था कि ऐसी बैलेंस होती है एवरीवेयर, पर अब ऐसा लगता है कि एंटी मैटर गायब है। यूनिवर्स का बहुत सारा एंटी मैटर मिसिंग है। ये अच्छा नहीं है, पर कहना भी कठिन है। हम सबसे बड़े टेलीस्कोप्स में सिर्फ मैटर ही देखते हैं, एंटी मैटर कहाँ है? हो सकता है कि ये कहीं हिडन हो या कोई रीजन हो कि वो गायब हो गया हो। कुछ लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नंबर 9, द टुंगस्का इवेंट। एक बिग बैंग से दूसरे बड़े विस्फोट की ओर, टुंगस्का इवेंट। ये घटना 1908 में रशिया के ईस्ट साइबेरिया में हुई जब एक मीटियोराइड एक्सप्लोडेड। डिटोनेशन इतनी भयंकर थी कि उसने 80 मिलियन पेड़ गिरा दिए। जब लोग क्रेटर को कुछ साल बाद देखने गए, क्रेटर अभी भी साफ था। मिस्ट्री ये है उस रॉक का क्या था जो एक्सप्लोड हुआ, क्या कारण था एक्सप्लोजन का, और क्या ऐसी घटना ह्यूमैनिटी के लिए फ्यूचर में खतरा हो सकती है? अब भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। नंबर 8, डीबी कूपर। डीबी कूपर नाम अमेरिकी इतिहास के सबसे इनफेमस व्यक्तित्वों में से एक है। 1971 में उसने एक प्लेन हाईजैक किया, डिमांड्स रखी 4 पैराशूट्स और $200,000। फ्लाइट अटेंडेंट को बताया कि उसके पास बॉम्ब है। प्लेन सियाटल एयरपोर्ट के चारों ओर घुमाया गया ताकि डिमांड्स पूरी की जा सकें। पैसे और पैराशूट्स रेडी किए गए और पैसेंजर्स छोड़ दिए गए, लेकिन फ्लाइट क्रू को पकड़ कर रखा गया।
पैसा और पैराफर्नेलिया लेकर प्लेन फिर उड़ाया गया रेनो नेवाडा की ओर। वो दरवाजा खोला और कूद गया और फिर कभी नहीं देखा गया। ओवर टाइम कुछ पैसे मिले बट मुख्य राशि नहीं मिली। उसने पैसा खर्च भी नहीं किया। 2024 में एक एविएशन यूट्यूबर ने नॉर्थ कैरोलिना में एक प्रॉपर्टी पर मॉडिफाइड पैराशूट खोजा जो कैरन मकॉय यानी रिचर्ड मकॉय जूनियर की मां की थी, जो एक कन्विक्टेड हाईजैकर थी। ये पैराशूट्स, हार्नेस और स्काई लाइविंग लॉग बुक FBI को सौंपा गया। एजेंसी ने प्रॉपर्टी का थरो सर्च किया, जिससे केस में रिन्यूड इंटरेस्ट दिखा, जो पहले ऑफिशियली 2016 में क्लोज हुआ था। रिचर्ड मकॉय जूनियर के बच्चों को हमेशा लगता था कि उनके पिता ही DB कूपर थे, और पैराशूट की रीसेंट डिस्कवरी ने उनके क्लेम्स को थोड़ा वेट दिया। नंबर 7, द मैरी सेलेस्ट। द मैरी सेलेस्ट दुनिया के सबसे फेमस शिप्स में से एक है, क्योंकि उसका क्रू एंड फेट आज भी अननोन है। 1872 में जब शिप पाया गया तो वो पूरी तरह अबैंडन्ड था, लेकिन सब सप्लाई साथ में इंटैक्ट थे और शिप अफ्लोट था। कैप्टन के लॉग में आखिरी एंट्री थी 10 डेज पहले ही से। लाइफ बोट गायब था, बट फिर सवाल उठता है कि वो बोट कब और क्यों इस्तेमाल किया गया। ये सवाल और कई ऐसे हैं जो लोगों के दिमाग में घंटों तक रहते हैं। नंबर 6, द फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस डिसअपीयरेंसेस। सेलिंग के पुराने जमाने में जब रडार और मॉडर्न नेविगेशन नहीं थे, लाइट हाउस एक लाइफ सेवर था। एक रात फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस की रोशनी नहीं जली एंड उस पर एक शिप का कैप्टन चिंतित हुआ। अथॉरिटीज नोटिफाई हुए और सप्लाई कीपर भेजने पहुंचे, लेकिन वहां पाया कि 3 लाइट हाउस कीपर्स गायब थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये जगह हॉन्टेड थी, कुछ ने बताया कि कोई संघर्ष हुआ और उनकी मौत हुई, पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। नंबर 5, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। अगर आप इस चैनल पर कई वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक अनूठा मिस्ट्री है जो कभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है और शायद कभी होगा भी नहीं। एक त्रिभुज खींची जा सकती है फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुएर्तो रिको को जोड़कर। उस त्रिभुज में आने वाला पानी अक्सर कहते हैं कि कर्स्ड होता है। डेकेड्स में बहुत सी एयरक्राफ्ट्स और शिप्स उस ट्रायंगल में गईं, बट फिर वापस नहीं लौटी। सर्कमस्टांसेस ऑफ डिसअपीयरेंस बेहद ऑड थीं। मैसेजेस प्लेन और शिप से भेजे गए थे, लेकिन बाद में ट्रेस नहीं मिला। मिलिट्री एक्सपेडिशंस और दूसरे सर्च अटेम्प्ट्स के बावजूद भी कोई रिमेन्स नहीं मिले। मिस्ट्री ये बनी रही कि इतनी सारे व्हीकल्स गायब क्यों हो गए, वजह कुछ भी नहीं दिखी। नंबर 4, द डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19। मिलिट्री मिस्ट्रीज में एक जो बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, फ्लाइट 19 की डिसअपीयरेंस। एक ग्रुप ऑफ US नेवी प्लेन्स ट्रेनिंग कर रहा था बर्म्यूडा ट्रायंगल में, जब वो अचानक गायब हो गए। सभी प्लेन्स गायब हो गए और नेवी तक ये रीजन नहीं जान पाया कि क्यों गायब हो गए। एक रेस्क्यू बोट भी भेजी गई, बट वो भी गायब हो गई। बहुत लोग ह्यूमन एरर या नेविगेशन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस तबाही का कोई क्लियर मोटिव या एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। नंबर 3, द टाउस हम। वेलकम टू टाउस, न्यू मैक्सिको, जहां कुछ अजीब बातें होती हैं। एक है टाउस हम, एक ऐसा ऑडिबल फिनोमिनन जो सिर्फ कुछ लोग ही सुन सकते हैं और साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस शहर में कुछ बशिंदे लो फ्रीक्वेंसी हमिंग सुनते हैं जो एक सर्टेन साउंड जैसा है, लेकिन कई लोग कुछ भी नहीं सुनते। जब सर्वे किया गया तो केवल लगभग 2% रेजिडेंट्स ने कहा कि वो हम सुन सकते हैं, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शंस अलग अलग थे। ये सुनने वालों की अलग अलग परसेप्शंस और स्मॉल परसेंटेज की वजह से अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर में मिस्ट्री बना हुआ है। टूरिज्म के लिए एक अनयूजुअल अट्रैक्शन बन गया है टाउस हम। नंबर 2, द प्लेसिबो इफेक्ट। जब नई दवाइयों का परीक्षण किया जाता है तो उन्हें सख्त परीक्षण से गुजरना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित और प्रभावी हैं। डिफरेंट रेसेस, जेंडर्स, बॉडी टाइप्स पर उन्होंने अलग अलग असर देखा, जो कि लगता है कि सभी कॉन्टेक्स्ट में एक जैसा नहीं होता। लेकिन द प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा डर्टी लिटिल सीक्रेट है जो डॉक्टर्स कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन वो है एक ऐसी प्रक्रिया जो पेशेंट के बिलीफ पर निर्भर करती है। सिंपली पुट, डॉक्टर किसी पेशेंट को यह बताता है कि उसे एक स्पेशल मेडिसिन मिलने वाली है, लेकिन वो असल में सिर्फ एक बेसिक विटामिन या शुगर पिल होती है। मगर वो पेशेंट उसे सच मानता है एंड बिलीविंग दैट दे आर गेटिंग बेटर, उनका बॉडी इंप्रूवमेंट दिखाने लगता है टू अ सर्टेन डिग्री। ये माइंड की एक शक्ति का एक रोचक पहलू है, लेकिन हर केस में काम नहीं करता। कुछ सिकनेसेस में प्लेसिबो इफेक्ट ने सुधार दिखाया है, कभी कुछ असर नहीं होता। मगर यह निश्चित रूप से एक ऐसा फिनोमिनन है जो साइंस नहीं समझ पाती कि कब, कैसे और क्यों काम करता है। नंबर 1, रोनोक कॉलोनी। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि वाइल जेम्सटाउन पहला ऑफिशियल सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी था, लेकिन यह पहला प्रयास नहीं था।
वो पहला प्रयास था रोनोक कॉलोनी। 1587 में एक ग्रुप इंग्लिश सेटलर्स नॉर्थ कैरोलिना के रोनोक आइलैंड पर पहुंचे और वहां सेटलमेंट बनाना शुरू किया। लेकिन सिर्फ 1 साल बाद तब सब कुछ गलत होना शुरू हो गया और सेटलर्स ने अपने लीडर जॉन वाइट से वापस भेजने का अनुरोध किया ताकि जरूरी सप्लाईज वापस लाए जा सकें। जॉन वाइट वापस लौटा, लेकिन उसके रिटर्न में 3 साल का अंतर हो गया और जब वो दोबारा आया तो कॉलोनी पूरी तरह से गायब थी। सारे सेटलर्स, उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स, सब कुछ नहीं था। सिर्फ एक क्लू पाया गया, एक शब्द, क्रोटोन। बहुत लोग स्पेकुलेट करते थे कि शायद वो सेटलर्स किसी दूसरे आइलैंड पर चले गए। ये शब्द ऐसा सुझाव देता था, लेकिन कोई उनके शरीर नहीं मिले, ना ही कोई दूसरी सेटलमेंट। ये संभवतः इतिहास के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस केसेस में से एक है। यही थी दुनिया की 20 मिस्ट्रीज जिन्हें साइंस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई है। आपको इनमें से कौन सी सबसे परप्लेक्सिंग लगी? क्या आपको लगता है कि कभी इनका समाधान संभव है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑल्सो चेक आउट आपके सामने और कूल थिंग्स दैट आर शोइंग अप ऑन द स्क्रीन, एंड मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट टाइम।